हेलो एवरीवन, वेलकम टू आचार्य। मैथ्स में हम लोगों ने रेखाओं को पढ़ लिया है, कोणों को पढ़ लिया है, कोणों के प्रकार को भी पढ़ लिया है। अब आज का टॉपिक है त्रिभुज। तो त्रिभुज में क्या क्या आज हम लोग पढ़ेंगे। एक तो त्रिभुज का डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्या क्या डेफिनेशन, परिभाषा। इसके बाद हम लोग इसके प्रकार पढ़ेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, गुण कह लीजिए, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और इन सबसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। आज का कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ प्रश्न होंगे जिनको आज आपको करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आज का। लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं। त्रिभुज क्या है, कैसे शुरू होता है। तो बात करेंगे त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज क्या होता है, हम लोगों ने देखा था, कोण पढ़ लिया था। कोण में देखा था कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती थी तो यहां पर कोण का निर्माण होता था। अब जरा ध्यान से देखो, इन रेखाओं को, ये रेखाएं इस डायरेक्शन में इनफाइनाइट जा रही है। अगर इस पॉइंट के बाद इधर का हम कंसीडर करना छोड़ दें, इधर छोड़ दें, कुछ नहीं है, मान लेते हैं, ठीक है ना। अब ये दोनों रेखाएं इनफाइनाइट जा रही हैं। इन दोनों रेखाओं को अगर हम किसी पॉइंट पर रोक दें और इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें तो बेसिकली ये जो बंद हुई आकृति, जो क्लोज्ड लूप मिल रहा है हमको, इसी क्लोज्ड कंपाउंड को, इसी क्लोज्ड एरिया को हम लोग क्या नाम देते हैं, त्रिभुज नाम देते हैं कि ये त्रिभुज है। कह सकते हैं कि वह आकृति या तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। क्या, तीन भुजाओं से किसी बंद आकृति को, अगर सपोज तीन भुजा है भी हमारे पास और आकृति बंद नहीं हो रही है तो ये त्रिभुज नहीं कहलाएगा। क्लियर है ना इतना। क्या होगा, ये क्लोज्ड होना चाहिए, किसी ना किसी पॉइंट पर आकर मिलना चाहिए। जब इस तरह से बंद आकृति हमें प्राप्त हो जाती है, जरूरी नहीं ऐसा हो, इसकी आकृति कुछ भी हो सकती है। जब बंद आकृति हमें प्राप्त हो जाएगी तो यही बंद आकृति क्या कहलाएगी, त्रिभुज कहलाएगी, ठीक है ना। अच्छा, ये ध्यान रखना कि बंद आकृति में कितनी भुजाएं होनी चाहिए, तीन भुजाएं। तीन भुजा से ज्यादा हो जाएगा तो वो त्रिभुज नहीं रह जाएगा। सीधे सीधे ना, नाम से स्पष्ट है, त्रिभुज, जिसमें तीन भुजाएं हो, एक दो तीन भुजाएं हैं तो ये त्रिभुज होगा। इसके अलावा अगर किसी की बात करेंगे तो वो कुछ और आकृति होगी, चतुर्भुज, पंचभुज, खष्टभुज, बहुभुज, कुछ और हो सकता है। लेकिन जब तीन भुजा हो और वो आकृति बंद हो जाए, इसकी तरह खुला ना रह जाए, तो वो क्या कहलाएगा, त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। सिंपल सा डेफिनेशन है, इससे ज्यादा और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। त्रिभुज को अगर बेसिकली डिवाइड करें ना, पूरे त्रिभुज सिलेबस को डिवाइड करें तो हम लोग कह सकते हैं ना कि इस पूरे त्रिभुज को बांट सकते हैं कितने भागों में। देखो जरा, एक भाग तो इसका बेसिक हो गया, ठीक है ना, इंट्रो इसमें बेसिक हो गया, जैसे आज की क्लास इसमें बेसिक आएगी। इसके बाद इसमें दूसरा होगा इसकी थ्योरम्स को, ठीक है। दूसरी क्लास क्या होगी, इसकी थ्योरम्स होंगी। कुछ थ्योरम्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसको हम डिस्कस करेंगे इसमें कि कौन कौन सी थ्योरम्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल पाइथागोरस हो गया, फिर केंद्र हो गया इसका, अंतः केंद्र, बाह्य केंद्र, जो भी है ये सब पढ़ेंगे, गुरुत्व केंद्र, ठीक है ना। इसके बाद इन सब पे बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली तीन ग्रुप में इसको डिवाइड कर सकते हैं, तीन भागों में बांट सकते हैं पूरे त्रिभुज सिलेबस को। आज का सिलेबस बेसिक है, आज बेसिक देखेंगे, ठीक है, क्या क्या होता है त्रिभुज में। अब देखो जरा ध्यान से देखो कि जब भी कोई बंद आकृति मिलती है हमें तो वो क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है, ठीक है ना। अब त्रिभुज बनता कैसे है। सपोज करो कि त्रिभुज में हमारे पास तीन भुजाएं हो जाए, हमने कह दिया कि तीन भुजा मिल जाएगा तो क्या त्रिभुज बन जाएगा। केवल तीन भुजाओं के ज्ञात होने से क्या त्रिभुज बन जाएगा, क्वेश्चन कीजिए, अपने आप से प्रश्न कीजिए। इस तरह से आप लोग पढ़ना जारी रखिए कि प्रश्न को
इमर्ज कीजिए, प्रश्न को और क्वेश्चंस को निकालिए बाहर कि कितने क्वेश्चन हो सकते हैं इससे रिलेटेड। देखो जरा, मैं थोड़ा सा इससे आगे बढ़ जाता हूँ, फिर क्वेश्चन बताता हूँ इसका क्या होगा। अगर त्रिभुज के प्रकार की बात करें तो बेसिकली, अगर बेसिक देखा जाए त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, लोग आपको 6 गिनाएंगे, 7 गिनाएंगे, 8, कुछ और गिनाने चले जाएंगे। मैं कहूंगा त्रिभुज को गिनने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले एक भाग कहेंगे कि भुजा के आधार पर हम लोग त्रिभुज बता सकते हैं, भुजा के आधार पर कि कितने त्रिभुज हो सकते हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू साइड्स, साइड्स के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि कितने त्रिभुज हो सकते हैं। दूसरा क्या बता सकते हैं, दूसरा जो प्रकार है त्रिभुज का वो क्या है, कोण के आधार पर, ठीक है ना। कोण के आधार पर दो तरह के ही त्रिभुज होते हैं, ठीक है, दो तरह के ही त्रिभुज होते हैं। एक तो भुजा के आधार पर उसको कैटेगराइज के प्रकार में डिवाइड किया जाता है, दूसरा कोणों के आधार पर हम लोग बता देते हैं ये त्रिभुज दूसरे प्रकार का है, ठीक है ना। चलो देखते हैं, भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर, दो चीजें अभी समझिए। अब जरा देखो कि त्रिभुज बनाने में यही दोनों चीजों का रोल है, यही दोनों एलिमेंट्स का रोल कह सकते हो, एक तो भुजा का, दूसरे कोण का, ठीक है ना। भुजा का या तो रोल होगा या तो कोण का रोल होगा, किसको, त्रिभुज बनाने में। जरा ध्यान से देखो कि अगर हमें 3 भुजा मिला हो, चूंकि 3 साइड है, 3 भुजा मिला हो तो क्या हम त्रिभुज बना सकते हैं। कह लेते हैं एक भुजा, इसको अगर नाम दे देना ABC, कोई त्रिभुज है जिसको हमें पता है AB बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर कुछ ले लो 5 सेंटीमीटर, और CA बराबर कुछ और ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है ना, कुछ और ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर। देखते हैं क्या होगा, क्या ये त्रिभुज बन पाएगा। तो कोशिश करते हैं हम लोग, जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसको हम आधार के रूप में खींच देते हैं। ये चलो 10 हमने खींच दिया, क्या नाम है इसका, AB ले लिया। अब क्या किया हमने, 5 सेंटीमीटर का चाप लिया, C को केंद्र मानना या B को मान करके, यहाँ जो हो उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें हमने AB देखा तो A और B कर लिया, इसके बाद B से C है, अर्थात B से हम C पर चाहे ऊपर चाहे नीचे कहीं जाएंगे, तो हम देख रहे हैं B से C पर क्या बनेगा, 5 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने 5 सेंटीमीटर का कोई चाप लगाते हैं, ऐसे तो 5 सेंटीमीटर का कोई चाप लगा दिया, ऊपर नीचे दोनों लगा सकते हो, किधर भी आप बना सकते हो, ठीक है, ऊपर बना सकते हो, नीचे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर देखो CA है, यानी यहाँ कहीं हमें C पॉइंट मिलेगा ना, B से आएंगे C मिलेगा, ऐसे ही A से चलेंगे तो C मिलेगा, चाहे ऊपर चाहे नीचे कहीं तो C हमें मिलेगा, ठीक है। अब C से हमने देखा 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 7 सेंटीमीटर कोई डिस्टेंस ले लिया, फिर इसको देख रहे हैं, अगर काट दिया है तो मिला देते हैं ये और ये, तो ये जो ट्रायंगल बन गया। अगर हमें 3 भुजा ज्ञात हो तो क्या हम ट्रायंगल बना ले गए, ठीक है ना। इसके अलावा चलो हमें 3 भुजा ज्ञात था, हमने बना लिया। अब अगर 3 भुजा के अलावा कुछ और ज्ञात हो हमें, जैसे कि ये 3 भुजा हमें न ज्ञात हो, 2 ही भुजा ज्ञात हो, ठीक है। इस त्रिभुज में मान लीजिए कि 2 ही भुजा हमको ज्ञात है, तीसरा नहीं ज्ञात है। मान लो ये ज्ञात है 10 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर पता है। इसके अलावा हमें एक एंगल कोई पता होना चाहिए, एंगल कौन सा पता होना चाहिए, कौन सा एंगल पता होना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच का एंगल पता होगा तो कभी नहीं बन पाएगा। अगर हम कहें कि एंगल ABC पता है तो क्या त्रिभुज बन पाएगा, ABC अगर हमको पता है तो क्या त्रिभुज बन पाएगा, बताओ जरा, क्या त्रिभुज बन पाएगा। अरे भैया ये एंगल अगर नहीं आपको पता होगा, ये एंगल नहीं पता होगा, ये पता कर लेंगे तो कैसे बनाएंगे त्रिभुज। देखो जरा, हमने खींच दिया ना, BC खींच दिया 10 सेंटीमीटर। इसके बाद हमको पता है क्या, AB पता है कितना, 5 सेंटीमीटर। चलो AB हमने खींच दिया 5 सेंटीमीटर, यहाँ कोई A है। अब ये तो हम बंद नहीं कर सकते ना,
हमको कोण पता था, जितना कोण पता था, सपोज मान लो हमने पता था ये 45 डिग्री सपोज पता था, ये हमने 45 पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। तो क्या इसको हम कभी क्लोज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें दो भुजा तो पता होना चाहिए, साथ में कोई तीसरा कोण पता होना चाहिए, एडजेसेंट नहीं, इन दोनों से घिरा हुआ कोण नहीं पता होना चाहिए, इसके अलावा कोई कोण पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम यही कोण सी पर पता होता, ACB अगर हमें पता होता, कोण ACB पता होता, तो तुरंत हम सी पर एक कोण 45 अंश बनाती हुई रेखा खींचते, जो इसको कहीं ना कहीं काटेगी जरूर, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर पर काटेगी जरूर, नहीं काटेगी तो नहीं बनेगा ये त्रिभुज, याद रखना, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या क्या पता होना चाहिए, बेसिकली 3 एलिमेंट्स हमको पता होना चाहिए, कोण पता होना चाहिए या भुजा पता होना चाहिए, ठीक है। कोण पता होना चाहिए या तो फिर भुजा पता होना चाहिए। अब देखते हैं ये क्या क्या आगे मिलेगा कोण और भुजा के अलावा। इसमें कुछ प्रॉपर्टी इसके, अगर मैं इस पर और डिस्कस करने जाऊं कि कोण, कौन से कोण पता होना चाहिए, कौन से भुजा पता होना चाहिए, या कि एग्जाम में कभी आता नहीं है, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं। अगर आपको लगेगा कि नहीं सर इसको भी बताइए, इसकी भी हमें जरूरत है, तो आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं उसको कोशिश करूंगा किसी अलग वीडियो में मैं पूरा कवर कर दूंगा कि कौन कौन सी भुजा, पूरा त्रिभुज की मैं रचना करके दिखा दूंगा कैसे मिलता है, ठीक है। ये मैंने जस्ट ब्रीफ किया कि ये दिमाग में आपके रहे कि कौन कौन से आपको कोण पता हो, क्या कोण पता होना चाहिए और भुजा पता होना चाहिए, तो त्रिभुज का निर्माण संभव है, ठीक है। चलो आगे इसके कुछ हम लोग बढ़ते हैं, इसकी कोणों के प्रकार पर। एक तो देखो हमने देखा कि भुजा के आधार पर इसको हम बांट रहे हैं, ठीक है, किसके आधार पर? भुजा के आधार पर बांट रहे हैं कोणों को, भुजा के आधार पर। भुजा तीनों हमने देखा, 3 भुजाएं हैं। अब इन्हीं तीनों भुजाओं को रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं, इन्हीं रिलेशन के आधार पर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहला जो है, अगर हम कहें ये कोई ट्रायंगल था, आर्बिट्री ट्रायंगल ले रहे हैं, इसकी आकृति ऐसी नहीं, किसी भी तरह की आकृति हो, चलो मैं नाम केवल लिख देता हूं, त्रिभुज ABC में, किसमें? त्रिभुज ABC में। जरा ध्यान से देखना किसके आधार पर हम बांट रहे हैं, भुजा के आधार पर बांट रहे हैं। तो पहला कंडीशन क्या होगा कि जो इसका AB साइड है बराबर हो जाए BC साइड के, और ये बराबर CA साइड के हो जाए, अर्थात तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएं, तो क्या ये बनेगा? इस त्रिभुज को हम लोग क्या नाम देंगे? समबाहु नाम देंगे। क्या नाम देंगे? समबाहु त्रिभुज नाम देंगे, ठीक है ना। जिनकी सभी भुजाएं इक्वल हो जाएं, जिसमें जितने साइड्स हैं वो इक्वल हो जाएं, तो क्या नाम होगा उसका? समबाहु त्रिभुज नाम होगा। क्लियर है? इसकी आकृति क्या होगी? सभी भुजा बराबर होगी, ठीक है ना। इसकी एक विशेष, इसका और भी एक विशेष गुण होता है इस आकृति का। सपोज ये A है, B है, C है, देखो जरा ध्यान से देखो कि ये तीनों भुजा आपस में बराबर होगा। अगर ये x सेंटीमीटर है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, या स्मॉल a b c कुछ भी मान लीजिए, तो ये सब एक जैसा होगा। और इसके जो कोण होते हैं ना, अंतः कोण होते हैं, ये सब भी इक्वल होते हैं। और ये कोण कितने अंश के? अगर हम इन कोण को मान लें, कोण को P मान लें, तो P Q R, तो एंगल P बराबर एंगल Q बराबर एंगल R, और ये बराबर किसके होगा? 60 अंश के होगा, ठीक है ना। तो जितने अंदर के जितने कोण होते हैं वो कितने अंश के हो जाएंगे? 60 अंश के हो जाएंगे, ठीक है। याद रखना, जब हमारे पास समबाहु त्रिभुज होगा जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तो वो तीनों भुजाएं बराबर होंगी, साथ साथ उसके अंतः कोण, जो अंदर कोण बन रहे हैं वो सभी अंतः कोण एक दूसरे के बराबर होंगे, अर्थात 60 अंश के होंगे, ठीक है। इसको क्या नाम देंगे? समबाहु त्रिभुज नाम देंगे। दूसरा, अब देखो कि इसमें कोई दो भुजा बराबर है, तीसरी भुजा से कोई मतलब ही ना रहे, अर्थात हम कह लें AB
बराबर BC और दिस इज नॉट इक्वल टू CA, ठीक है। AB BC के बराबर हो जाए और CA इन दोनों में से किसी के बराबर ना हो, या ये कह लो कि ये दोनों बराबर हो जाए, ये बराबर ना हो, ठीक है। अर्थात कोई दो भुजा बराबर हो जाए। जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा बराबर हो जाती है उस त्रिभुज को नाम देते हैं क्या? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या? समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। क्या नाम देंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। ये A है, ये B, ये C, इसको हम मान ले रहे हैं ये स्मॉल a है, ये भी स्मॉल a है, ठीक है ना, ये ठीक है। तो इसकी कोई दो भुजा बराबर होगी और जब दो भुजा बराबर होती है तो वो त्रिभुज क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु, द्विबाहु मतलब दो भुजा, सम माने समान, दो भुजा समान है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसमें एक चीज ध्यान रखिए, इसमें क्या होगा कि इसके सामने जो ये एंगल है और इसके सामने जो ये एंगल है, अगर इसको हम P मान लें, इसको Q मान लें, तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, ये हमेशा ट्रू होगा। हमेशा क्या होगा? ट्रू होगा। आपके एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि दो एंगल समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण जो हैं एक दूसरे के, वो क्या होते हैं? बराबर, ऑप्शन में देगा बराबर होते हैं, या दोगुना होता है, या फिर 2:3 के अनुपात में, 1:2 के अनुपात में, अथवा ऐसे करके ऑप्शंस दे सकता है। तो आपको क्या बताना है कि ये हमेशा इक्वल होते हैं, यही दोनों, तीसरे का पता नहीं वो किस अनुपात में होगा, वो कैसा होगा, ठीक है। अब देखो हमने क्या देखा कि केवल दो भुजा बराबर हो या तीनों भुजा बराबर हो। अब क्या कंडीशन बचता है? तीसरा और लास्ट कंडीशन क्या बचता है हमारे पास? विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है ना। क्या बचता है? विषम बाहु त्रिभुज। अर्थात कि जो हमारे पास AB is not equal to BC and this is not equal to CA और AC। अर्थात तीनों भुजा कोई किसी के बराबर ना हो, ठीक है ना, कोई किसी के बराबर ना हो, तो ये क्या कहलाएगा? ये इस तरह का त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा, जिसके कोई भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं था, ठीक है। अब इसका A, इसका B, इसका C कुछ भी हो सकता है, पर जो ये भुजाओं की लंबाइयां हैं ये कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है ना। और इनके कोण भी वैसे वर्षा कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है अब कि ये कोण बराबर हो। अगर कोई दो कोण बराबर हो जाएंगे तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तुरंत हम लोग क्या कहेंगे कि वो तो समद्विबाहु त्रिभुज था। अगर तीनों कोण बराबर हो जाएंगे तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? एक निष्कर्ष इसको समझ लीजिए, निष्कर्ष को भी पढ़ते रहना चाहिए बीच बीच में। इससे ये निष्कर्ष निकलता है ना कि अगर कोई दो कोण बराबर हो, ठीक है ना, तो उनके सम्मुख भुजा भी बराबर होगी। क्या? कोई दो कोण, इससे जो निष्कर्ष निकला, एक निष्कर्ष में नीचे यहां मैं लिख लेता हूं ये ब्लॉक में। निष्कर्ष क्या है कि त्रिभुज के अंतःकोण बराबर होने की दशा में उसके सम्मुख भुजा भी बराबर होती है, ठीक है। और वैसे वर्षा इसका अपोजिट भी होगा कि अर्थात अगर कोई दो भुजा बराबर है तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, ये सदा सत्य है, ठीक है ना। किसी त्रिभुज के लिए अगर उसके दो भुजा बराबर हो गए तो उसके सामने सामने के कोण बराबर होंगे। अगर कोई दो कोण बराबर हो रहे हैं, जैसे एग्जांपल हम कहें कि P और Q ऑलवेज इक्वल है, P और Q बराबर होगा, तो उस दशा में AB और AC भी
बराबर होगा। क्लियर है ना? ए बी और बी सी, सॉरी ए सी नहीं, बी सी के सामने की ये भुजा होनी चाहिए थी। चलो इसको ए बी ए सी लिख देते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं। तो इसको ए बी और ए सी बराबर कर देते हैं, ये सही। ए बी बराबर होगा किसके? बी सी के। तो यहाँ से इसके सामने का कोण ये, और फिर ए बी के सामने का कोण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ए बी के सामने का कोण ये हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा सॉरी मिस्टेक हो गया था ये चित्र में। बाकी सही है कि जब दो भुजाएं बराबर होंगे तो उसके सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये समबाहु विषम ये हो गया। हमने किसके आधार पर? भुजा के आधार पर डिस्टिंग्विश कर लिया, अलग अलग कर लिया, बांट दिया। कितने भागों में? 3 भागों में। इसके अलावा क्या कोई हो सकता है क्या? इसके अलावा क्या हो सकता है? नहीं, इसके अलावा अब कोई प्रकार नहीं हो सकता। या तो तीनों बराबर होगा, या कोई 2 बराबर होगा, या तीनों बराबर नहीं होंगे। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। इससे जो एनालिसिस निकल कर आया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, जो आपके थ्योरम्स में उपयोग किया जाएगा, ठीक है ना? क्या कि अगर भुजाएं बराबर हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है ना, तो उनके सम्मुख कोण, अगर हम ये दोनों भुजा बराबर बताते हैं कि हमारे पास ए बी और ए सी बराबर है, तो ए बी के सामने की जो भुजा है, ए बी भुजा के सामने जो कोण है ये, वो कोण इस एसी भुजा के सामने जो कोण होगा ये इसके बराबर होगा। क्लियर है? इतनी चीजें याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखते हैं। कोण के आधार पर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं कि कोण के आधार पर कितने भागों में त्रिभुज को बांट सकते हैं। पहला देखिए, हमने त्रिभुज कोण पढ़ा हुआ है, कोण कितने प्रकार का होता है ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो पहला कोण पढ़ा था हम लोगों ने, किस प्रकार का होता है? न्यून कोण का। जीरो छोड़ दीजिए, जीरो कोण हो जाएगा तो रेखाएं संगामी हो जाएंगी, और फिर उसके अलावा फिर क्या होगा कि हम लोग त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो शून्य को छोड़ दीजिए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? न्यून कोण। तो पहला क्या हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होगा? ऐसा त्रिभुज जिसके जितने कोण है ना, जितने भी कोण है, वो क्या हो? सब 90 अंश से छोटे हों। क्या हो? सब 90 अंश से छोटे हों, अर्थात न्यून कोण होने चाहिए। जैसे कि एक त्रिभुज देख लीजिए, कोई त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी है, और इसके जितने कोण हैं इसमें, वो सब कितने होने चाहिए? 90 अंश से छोटे होने चाहिए। ठीक है ना? अर्थात कोण कोई भी ले लेते हैं, कोण P, कोण Q, कोण R, और ये सब क्या होने चाहिए? लेस देन होने चाहिए। लेस देन किसके? 90 डिग्री के। 90 अंश से सभी के सभी क्या होने चाहिए? छोटे होने चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा कि एक कोण क्या हो जाए? पूरा 90 अंश का हो जाए। किसी त्रिभुज का अगर एक कोण पूरा 90 अंश का हो जाएगा तो उसको हम लोग नाम देंगे क्या? समकोण त्रिभुज। क्या नाम देंगे? समकोण त्रिभुज। अर्थात इसमें क्या होगा? कोई एक कोण जो है, कोई एक कोण 90 अंश का होगा। ठीक है ना? कोई एक कोण, जरूरी नहीं कि उसमें और बाकी दो कैसे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। अगर एक कोण किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण है या 90 अंश का है तो वो क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो प्रकार है, तीसरा और फाइनल, वो किस तरह से हो गया? समकोण के बाद क्या आता है? अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। अर्थात कि इस त्रिभुज में कोई एक कोण ऐसा होना चाहिए, कोई भी एक कोण, सपोज ABC इसका नाम देते हैं,
ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए। इसका कोई एक कोण का मान कितना होना चाहिए, 90 अंश से अधिक होना चाहिए, अधिक कोण होना चाहिए, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो कि क्या हम इसके अलावा भी कोई बना सकते हैं क्या त्रिभुज। 90 180 अंश जैसे पहुंचते हैं, अधिक कोण के बाद क्या होगा, 180 अंश होगा, ठीक है ना। तो जो रेखा पर कोई त्रिभुज बनना संभव है नहीं। 180 से ज्यादा जाएंगे, रिफ्लेक्स एंगल की बात करेंगे तो भी त्रिभुज बनना संभव नहीं है। अगर सपोज दो भुजाएं, एक भुजा ऐसी हो गई, एक भुजा ऐसी हो गई, तो तीसरी भुजा अगर इस पर हम खींचेंगे तो ये सर्कुलर हो जाएगी, ठीक है ना। ये कभी यहाँ आकर के मिल नहीं सकती है। इसके नीचे अगर लेकर जाएंगे, जोड़ेंगे, तो ये अंदर का कोण गिना जाएगा, ये बाहर वाला कोण नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये त्रिभुज कितने प्रकार से हो सकता है, 3 प्रकार से, ठीक है ना। कोण के आधार पर, एक न्यून कोण, एक दूसरा समकोण, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज हो सकता है। अधिक कोण त्रिभुज में कोई एक कोण 90 अंश से अधिक हो जाए तो ये अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। क्लियर है। समकोण में एक कोण हमेशा 90 अंश होना चाहिए, तभी ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक। ए बी सी, ठीक है। इसमें एक चीज ये इंपॉर्टेंट, इसमें एक चीज और निकल के आ रहा है, इन सब त्रिभुजों से, चाहे इसको 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 कोई त्रिभुज देख लीजिए, इन सब त्रिभुजों में एक चीज कॉमन है। क्या है वो चीज, इसमें देखने को आपको मिल रहा है कि किसी दो भुजाओं को अगर हम ऐड कर दें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना, ठीक है ना। चलो मैं आगे प्रॉपर्टीज पर, अब इसी से निकालते हैं, इन्हीं सब के आधार पर प्रॉपर्टी निकलती है। मैं उसको लाइन अप करता हूँ, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको। तो समझ लो इसमें एक बार, एक तो मैंने बता दिया ये एंगल के साथ जो कोण, साइड के साथ जो एंगल जुड़े हुए हैं, भुजा के साथ जो कोण जुड़े हुए हैं, उसको मैंने बता दिया है। इसी तरह से इसमें एक चीज आपको निकल के आ रहा होगा कि किसी त्रिभुज के अगर दो भुजाओं को हम ऐड कर दें, ठीक है ना, कोई त्रिभुज है, चाहे इसमें देख लीजिए, चाहे इसमें, चाहे इन दोनों तीनों में देख लीजिए, किन्हीं दो साइड को, किन्हीं दो भुजाओं को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो क्या होगा, वो ऑलवेज तीसरी भुजा से बड़ा आएगा। जैसे कि मान लो ना, हमने इसमें एग्जांपल में लिखा था 5, 10 और कितना 7 का लिया था। क्या लिया था, एक 5 का था, एक 10 का था, एक 7 का था, तीनों भुजाएं थी। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 से बड़ा होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 से बड़ा होगा, या फिर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 10 से बड़ा होगा ही होगा। तो ये भी एक रूल है कि अगर किसी दो भुजाओं को ऐड करते हैं और वो तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दो भुजाओं को ऐड कर दें और तीसरी भुजा छोटी हो जाए, तो वो कभी त्रिभुज का निर्माण कर ही नहीं सकता है। इसी का वैसे वर्षा अपोजिट भी इसी का होगा। क्या होगा कि अगर किन्हीं दो भुजाओं का अंतर हम ले लेते हैं तो वो हमेशा तीसरी भुजा से कम आता है। क्या करेंगे, दो भुजाओं का अंतर देखो, 5 में से 10 घटाएंगे, सॉरी 10 में से 5 करेंगे तो 7 से छोटा आएगा, ठीक है ना। 10 में से 7 करेंगे तो 5 से छोटा आएगा, फिर 5 में से 7 में से 5 को घटाएंगे तो 10 से छोटा आएगा। तो ये भी एक नियम है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। क्या है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, किन्हीं दो भुजाओं का अंतर लेते हैं तो वो तीसरी भुजा से क्या होगा, सदैव 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 छोटा आएगा। क्लियर है। इन सब को करने के लिए आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि आप सब एक तरह लगाते जाइए, पढ़ते जाइए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पर बढ़ते हैं। हमारी क्या है त्रिभुज की प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। हम अगर गुणों को पढ़ें, त्रिभुज के गुणों को, ये बेसिकली थ्योरम्स के अंडर में ही आती हैं, लेकिन मैंने निकाल कर अलग कर दिया कि चलो इसको पहले पढ़ लेते हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग फिर कुछ थ्योरम्स भी पढ़ाएंगे, कुछ थ्योरम्स पे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो किसी ट्रायंगल के, किसी त्रिभुज के हम अगर दो साइड को ऐड कर देते हैं, ए बी प्लस बी सी कर देते हैं, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, थर्ड साइड सी ए के होगा। क्लियर है।
क्या होगा कि दो भुजाओं को अगर ऐड कर देंगे तो वो तीसरी भुजा से, जो ये तीसरी भुजा है, इससे हमेशा बड़ा आएगा। दूसरा, इसी का जस्ट रिवर्सल, ठीक है ना, इसके रिवर्सल की बात करते हैं तो इसका रिवर्सल क्या है कि अगर इन दो भुजाओं का अंतर ले लेते हैं, ए बी माइनस बी सी कर देते हैं, तो ये ऑलवेज लेस देन सी ए आएगा। क्या होगा? ऑलवेज लेस देन सी ए होगा। क्लियर है ना? दो साइड का अगर डिफरेंस लेते हैं, इसका डिफरेंस लेते हैं तो इससे छोटा आएगा, इसका डिफरेंस लेते हैं तो इससे छोटा आएगा। अभी मैंने नंबर्स से सॉल्व करके दिखा दिया था, एक बार फिर मैं कर देता हूं। सपोज ये 10 है, ये 7 है, ये 5 है, तो अगर इसको वेरीफाई करना चाहें पहले वाले को, देखो जरा, 10 और 5 15, 7 से बड़ा आया, इसको दोनों को जोड़ लो, 10 7 17, क्या आएगा? 5 से बड़ा आएगा, 7 5 12, 10 से बड़ा आएगा। इसी तरह से अंतर करके देख लेते हैं, 10 और 10 में से 7 जाएगा तो 3 से छोटा आया कि नहीं, तीसरी भुजा से छोटा आया कि नहीं। इन दोनों का अंतर कर लेते हैं तो 5 आएगा, 7 से छोटा होगा, ठीक है ना। सिमिलरली इन दोनों का अंतर कर लेंगे तो इससे तो छोटा आना ही आना है। तो ये दोनों वेरीफाई होते हैं, ये दोनों जो गुण है, प्रॉपर्टीज हैं, थियरम्स कह लो, जो भी हैं, ये वेरीफाई होते हैं, ठीक है। अगला जो आपको एग्जाम में कभी कभी मिल जाता है, वो क्या कहता है कि अगर किसी त्रिभुज के सभी भुजा इंटीजर वैल्यू हो, ठीक है ना, इंटीजर वैल्यू हो, कोई नंबर हो, ठीक है, तो वो भुजाओं से हम लोग निकाल सकते हैं कि कितने त्रिभुज बन सकते हैं, ठीक है ना। ये 10 7 और ये क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं 5 ही ले लेते हैं जो सॉल्व कर रहे थे, ठीक है ना। कितने ट्रायंगल बन सकते हैं ये ज्ञात कर सकते हैं। तो लेट सपोज मान लो ना कि कुल कितने त्रिभुज बन सकते हैं, x त्रिभुज बन सकते हैं। तो वो हम ज्ञात कैसे कर सकते हैं कि वो x त्रिभुज कौन कौन से हो सकते हैं। देखो जरा, एक तरफ इसका डिफरेंस लिख दो, कितना होगा, कोई दो वाला ले लो, 7 और 10 माइनस 7 कर दो, यहाँ लिखो 10 माइनस 7 और ये क्या होगा 10 प्लस 7, ठीक है ना। 10 माइनस 7 और ये 10 प्लस 7 कितना हो जाएगा, ये होगा 3 x और ये कितना होगा 17 होगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, ये 3 इसमें सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, मैक्सिमम में से मिनिमम को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ये 17 माइनस 3 कितना बचेगा 14। तो टोटल कितना आएगा, 14 त्रिभुज का निर्माण हम लोग कर सकते हैं इस तरह से। ये तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई त्रिभुज के सभी जो ये भुजा है वो एंटीजर हो, तो उन भुजाओं से कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, 14। ठीक है, तो ये क्या है कि अगर किसी त्रिभुज के सभी साइड को हम मान लेते हैं इंटीजर वैल्यू है, सभी साइड इंटीजर वैल्यू है, और उसमें क्या हमको कोई दो साइड पता हो, तीसरा ना पता हो, ठीक है ना, तो हम लोग उन दोनों साइडों के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कुल मैक्सिमम कितने ट्रायंगल बन पाएंगे, 14, ठीक है ना। कोई दो साइड पता हो, ये बड़े, ये तो मैंने छोटा नंबर लेके आपको बता दिया, काउंट करके आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा बड़े बड़े नंबर आपको मिलते हैं, जैसे कि मान लो ना कि 700 800 900 ऐसे करके मिल जाएंगे। एक भुजा मान लो 797 है, एक भुजा दे दिया 793, तो कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल है, तो इस तरह से आपको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए और जो मिनिमम वाला है उसको घटा दीजिए, ऐसे करके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपको, ठीक है ना। चलो, तो अगला रूल है, एक और रूल इंपॉर्टेंट बचा हुआ है, उसको भी समझ लीजिए। नेक्स्ट रूल क्या है आपका कि अगर कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की किसी एक भुजा को आगे बढ़ाते चले जाएं, किसी ट्रायंगल के किसी एक भुजा को हम लोग आगे बढ़ाते चले जाएं, तो वो जो कोण का निर्माण आगे करता है
उसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, बहिष्कोण कहते हैं। ये देखो ये वाला कोण इस त्रिभुज एबीसी के लिए क्या होगा, बहिष्कोण होगा। इसको और दूसरे समझ सकते हैं, चाहे इधर भी बना लीजिए, इधर बना लीजिए, या इधर इधर कहीं भी, ठीक है ना। अगर ये पूरा देखेंगे तो इसके लिए बहिष्कोण, इधर से देखेंगे तो ये बहिष्कोण, ऐसे इन सब में बहिष्कोण है, ठीक है ना। अब बहिष्कोण से लेकर क्या प्रॉपर्टीज है, क्या गुण है, क्या समझना है आपको, कि ये जो बाहर का ये कोण है, ये बहिष्कोण, अगर इसको हम लोग मान लें x, इसको मान लें p, इसको मान लें q, तो ये जो बहिष्कोण है, ये बहिष्कोण उसके सामने जो दोनों अंतःकोण होते हैं, इसको छोड़ करके जिस कोने से ये बहिष्कोण बन रहा है, जिस कोण के साथ ये बहिष्कोण बन रहा है, इसको छोड़ करके इसके अलावा जो दोनों कोण हैं उनको जोड़ दें तो इसके बराबर होता है। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। क्या कह सकते हैं कि एंगल x इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल P प्लस एंगल Q। ये याद रखना हमेशा। बहिष्कोण क्या कहता है कि ये जो बहिष्कोण है, ये सामने के दोनों कोणों को ऐड करने पर प्राप्त होता है। आपको तमाम न्यूमेरिकल इसी में मिलेंगे, मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिए हैं अभी इसको समझाने के लिए, ठीक है ना। तो ये याद रखना, ये बहिष्कोण थ्योरम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है कि इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये वाली भुजा, ये वाला कोण मिल जाएगा हमें, या कह लो कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके ठीक विपरीत अंतःकोणों का योग होता है, ठीक है। अब देखो जरा ये अंतःकोणों का योग कैसे होगा, इन क्वेश्चंस में हम लोग लेकर के चलते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, एक दो देखते हैं क्या मिलेगा हमें आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ये ट्रायंगल कोई दिया है ए बी सी डी, कोई दो ट्रायंगल एडजेसेंट ट्रायंगल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब इसमें करना क्या है आपको, कह रहा है बी ए डी बराबर 111, बी ए डी ये पूरा कोण ऊपर वाला शीर्ष 111 है, ए सी बी ये दिया है 80 अंश, चलो ठीक है। इसके बाद कह रहा है सी डी इक्वल टू ए सी, जो सी डी है, सी डी ये ए सी के बराबर है, अर्थात ये दोनों भुजा एक दूसरे के बराबर है। चित्र में मत जाइएगा, चित्र मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया था, और ठीक है ना। तो AC और CD आपस में बराबर हो गया। फाइंड आउट क्या करना है, ABC फाइंड आउट करना है। इस चित्र को मैं थोड़ा छोटे रूप में यहाँ बना देता हूँ, जिससे कि बार बार वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो ये कोई ट्रायंगल है हमारे पास इस तरह का, ये A है, ये B है, ये C, ये D, ठीक है ना। ये पूरा है 111 डिग्री, और ये है 80, ठीक है। ये और ये दोनों बराबर है। आप जरा देखो ध्यान से, इसमें देखो क्या क्या है। हमको ज्ञात करना है कि क्या करना है, ए बी सी यानी ए बी सी ये वाला कोण हमको फाइंड आउट करना है। लेट्स सपोज दिस इज एक्स। अब देखो जरा हमें क्या क्या पता है, दिमाग लगाओ, क्या क्या पता है। सॉल्यूशन जब भी शुरू करते हैं किसी क्वेश्चन का तो ये याद रखते हैं कि हमें क्या ज्ञात करना है, उसी से आगे बढ़ते हैं। ये x ज्ञात करना है हमें। अब जरा देखो ये ट्रायंगल एक है ना, एबीसी ट्रायंगल है, इसमें हमें एक ये पता है, अगर ये पता हो जाए तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है ना। ये जानते हैं, हम इससे निकाल सकते हैं। किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, ये जानते हैं। अभी ये थ्योरम मिलेगा आगे, मैं इसको पढ़ाऊंगा कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों को जोड़ दें, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश, ठीक है ना। ये आपको पता है, पहले भी अगर कहीं आपने पढ़ा होगा तो इतना तो आपको याद ही होगा कि कोई त्रिभुज के जितने अंतःकोण है सबको ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 180 अंश हमको प्राप्त हो जाएगा। अब जरा देखिए इसमें, तो अगर हमें ये कोण पता हो जाए तो इसको हम निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, तो वो तो पता है नहीं, ठीक है ना। एक चीज लेकिन इसके अलावा हमको पता है, ये पता है, ये पता है, ठीक है ना। ये पता, अर्थात हमें कह लो एक ये वाला कोण और ये वाला कोण,
इन दोनों में एक हमको रिलेशन पता है, अगर इसको हम P मान लें तो ये भी P होगा, या P क्यों छोड़ दो, अल्फा बीटा मानो, एंगल मोस्टली अल्फा, ये अल्फा मानोगे तो ये भी अल्फा होगा। क्यों होगा मैंने अभी बताया है, ठीक है ना, पीछे मैंने बताया कि क्या होगा जब दो भुजा बराबर होता है तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अर्थात इस भुजा के सामने ये कोण, इस भुजा के सामने ये कोण, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्लियर है? तो जब ये दोनों बराबर होंगे तो इसका एक और हम कह सकते हैं कि अल्फा, ये दोनों इक्वल है। ये जरा ध्यान से देखो, ये बहिष्कोण है इस त्रिभुज के लिए, त्रिभुज ACD के लिए, ACD के लिए क्या होगा, जो अल्फा, दोनों अल्फा होंगे वो क्या होंगे, इसके सम्मुख बहिष्कोण 80 डिग्री होगा, अर्थात कह सकते हैं कोण ACB बराबर 80 अंश, ये क्या होगा, बहिष्कोण होगा कि नहीं होगा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं जस्ट आपको। तो अगर ये बहिष्कोण होगा तो ये इन दोनों के योग के बराबर होगा कि नहीं होगा, अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 80 डिग्री होगा, ये जुड़ जाएगा, 2 अल्फा बराबर 80, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, जरा बताओ, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 80/2 कट जाएगा तो ये 40 डिग्री आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 40 डिग्री, 40 अंश मिल गया अल्फा, ये 40 मिल गया तो ये भी 40 होगा। अगर ये 40 होगा तो भाई साहब ये कितना होगा बता दो, अरे ये पूरा 111 हो गया, 40 घट गया तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर इस कोण को मैं नाम दूं कोण BAC बराबर कितना हो जाएगा, पूरा है 111 माइनस कितना हो जाएगा 40, तो बराबर कितना हो जाएगा 71। 71 में से अब देखो 80 हमको पता है, ये 71 पता है, ये पता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कैसे करेंगे कि एंगल सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। अब इसको जस्ट हम मान लेते हैं, चलो लिख देता हूँ, BAC प्लस एंगल ABC प्लस ACB इक्वल टू 180 डिग्री, वैल्यू रख देते हैं, हमको पता है BAC का वैल्यू अभी आया 71 प्लस इसका तो हमें x ज्ञात करना और इसका ऑलरेडी पता है 80 बराबर 180, सबको इधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा x बराबर 180 माइनस 80 माइनस 71 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 8 7 15, 151 घटाएंगे तो 29, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, x डिग्री इज इक्वल टू 29 डिग्री, ठीक है ना, आसान सा सवाल था। ये एक सवाल है, ये आपको एग्जाम में मिल सकता है, इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है बेसिकली कि दो कोण आपको दे दिए हों, बराबर भुजा ज्ञात करना हो या भुजा दे दिया हो कोण ज्ञात करना हो, तो ये सब आप लोग कर सकते हैं इसको। अब मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, AB बराबर है CB के और वो बराबर है AD के, क्या है कोण EAD बराबर 78, ये वाला कोण 78 दिया है, ADX ज्ञात करना है, ADX ये बहिष्कोण आपको ज्ञात करना है, इस बार ये वाला कोण ज्ञात करना। चलो देख लेते हैं इसका फटाफट सॉल्यूशन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्या है, AC CB और AD तीन भुजा आपस में बराबर दिया हुआ है, AC और क्या CB ये भुजा और AD ये तीनों आपस में बराबर हैं, ये बहिष्कोण दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है, एक दूसरे बहिष्कोण का ADX वाला मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं क्या होगा। अब इसमें जरा ध्यान से देखो, ये और ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है, तो क्या ये दोनों कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे, हो जाएंगे ना। इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा मैं यहाँ बड़ा सा चित्र थोड़ा बना दूं जिससे कि क्लियर रहे आपको समझने में।
ये हो जाएगा सी, ये डी, ये बी, ये हो गया है। इसको आगे बढ़ा देंगे, ये 78 है, इसको आगे बढ़ा देंगे, ये x है। ठीक है, बस इतना ही दिया हुआ। ये भुजा आपस में बराबर दिया हुआ है, तीन भुजाएं आपस में बराबर, इतना सब कुछ दिया हुआ। सॉल्व करना है आपको फटाफट। ई है, ये वैल्यू ई है, ये इधर कैपिटल एक्स, कोई दिक्कत। ठीक है, तो जरा देखो इस त्रिभुज में ये दोनों बराबर होंगे, इस त्रिभुज में ये और ये बराबर है, तो इसके सामने ये कोण, इसके सामने ये कोण बराबर होगा कि नहीं होगा। इसको अगर हम अल्फा मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी अल्फा हो जाएगा। क्लियर है ना। ये पूरा इस त्रिभुज में ये दोनों भुजा अगर बराबर है तो इसके सामने ये और इसके सामने ये दोनों बराबर होंगे। कोण जब बराबर होंगे, इसको एक को अल्फा मानेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक अल्फा हो जाएगा। अब जरा देखो ये जो कोण बन रहा है ये वाला, ये इस त्रिभुज के लिए बहिष्कोण का काम कर रहा है। अगर ये बहिष्कोण हुआ तो ये अल्फा दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2 अल्फा हो जाएगा। और जैसे ये 2 अल्फा होगा तो सिमिलरली जैसे ये दोनों बराबर थे तो ये भी तो 2 अल्फा होगा। क्लियर है ना, ये भी कितना होगा, 2 अल्फा होगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ये जो बहिष्कोण है इस त्रिभुज के लिए, बड़े वाले त्रिभुज ए बी डी के लिए ये बहिष्कोण है ना 78, त्रिभुज ए बी डी के लिए 78 डिग्री क्या है, ये बहिष्कोण ही तो है। ठीक है ना, 78 क्या है, बहिष्कोण है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना 78 इक्वल टू क्या क्या ऐड कर देंगे, इसके सामने यही दोनों तो कोण है, अल्फा और 2 अल्फा, तो ऐड कर देंगे अल्फा प्लस 2 अल्फा। ठीक है ना, तो 78 बराबर 3 अल्फा, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 78/3, कितना हो जाएगा 3 छक 18, 26, अल्फा बराबर 26 आ गया। इस अल्फा की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे सब जगह, यहाँ 26, ये 26, ये दोनों कितना हो जाएंगे, 26 गुना कितना हो जाएगा 52। तो ये 2 अल्फा बराबर ये 1 डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं 2 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 52। अगर 2 अल्फा वैल्यू ये 52 हो गया तो ये भी 52 होगा। और ये सीधी रेखा कितने अंश का कोण बनता है 180, तो लिख सकते हैं ना 52 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 52। सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा आपका आंसर 128। ठीक है ना, तो ये आपका नेक्स्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये अभी ये टॉपिक खत्म हुआ है, बेसिक खत्म हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग और न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। आज क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, कुछ एक बार मैं पूरा रिवाइज कर देता हूँ क्या क्या पढ़ा। पहले त्रिभुज पढ़ा, फिर उसके प्रकार पढ़ा, प्रकार में कोण के आधार पे, फिर भुजा के आधार पर, फिर तीन उन सब के सब कैटेगरीज पढ़े। कोणों में भी 3 भाग बनाए, भुजाओं के भी 3 भाग बनाए। इसके बाद हमने कुछ थ्योरम्स पढ़ा, कुछ थ्योरम्स नहीं, कुछ प्रॉपर्टीज कह लीजिए, जैसे कि ये बहिष्कोण वाला पढ़ लिया। इसके बाद फिर त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। इसके अलावा कि 2 भुजाओं को ऐड करेंगे तो तीसरी भुजा से बड़ी होगी, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो उस तीसरी भुजा से छोटी होगी। तो इन सब तरह की चीजों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आने वाले लेक्चर में नेक्स्ट में इस तरह से कुछ मैं और न्यूमेरिकल कराऊंगा। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे नए वाले में, फिर देखते हैं इसके आगे कुछ थ्योरम्स जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है ट्रायंगल के, त्रिभुज के, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको अगर आगे वाले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।